हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो अपने ही देश के नागरिकों पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, जो अपने ही देश के नागरिकों पर अपनी एयरफोर्स और आर्मी से अटैक करवाता है। हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने उन्होंने अपनी ही टेरिटरी खैबर पख्तून में अपने ही नागरिकों पे अटैक करवाया। एक ऐसा देश जिसे कहा जाता है कि पालने में जिसके पग दिख जाते हैं। 1947 में जब एक नया देश बना पाकिस्तान, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया और भारत की भूमि पर इलीगली ऑक्यूपेशन कर दिया। वो कबीलियों के भेष में पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा इलीगली उस पर ऑक्यूपाई कर लिया। ना केवल इलीगली ऑक्यूपाई किया बल्कि उन इलाकों को टेररिस्ट कैंप में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ के लोगों को ह्यूमन राइट्स भी प्रोवाइड नहीं कराए। जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनसे भी वंचित रखा गया। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के वो लोग अब चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि हमको अब और पाकिस्तान के जुल्म बर्दाश्त नहीं करने, हमको भारत के कश्मीर के साथ विलय होना है। ये आज से नहीं, काफ़ी समय 2019 में भी जब आर्टिकल 370 की बात हुई थी, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था। जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से हटा के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया था। उस समय भी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ के लीडर्स ने ये आवाज़ उठाई थी कि हमको किसके साथ विलय होना चाहिए, कश्मीर के साथ विलय हो जाना चाहिए। कश्मीर भारत का ही तो हिस्सा है जिसपे पाकिस्तानी ने इलीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है। और वहाँ पे अभी कुछ समय से लगातार क्या चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण क्या है कि पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तान जो नौकरशाही है उसकी, पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये लगातार वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है। साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं एक मानव को मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं भी वहाँ पे उन लोगों को नहीं दी जा रही है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहे उन मैसिव प्रोटेस्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मैसिव प्रोटेस्ट एंड पीओके, और ये दोनों चेहरे आप नहीं भूलने चाहिए। साथ ही साथ ये दो चीजें जिनकी चर्चा भारत से ज्यादा पाकिस्तान में होती है, एक है ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरी है राफेल, दूसरा है राफेल। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये जो मैप आपके सामने है इसको मैं समझा देता हूं ताकि सारी चीजें आप समझ पाओगे। ठीक है, ये मैप आपके सामने है भारत के जम्मू कश्मीर का। किसका मैप है? भारत के जम्मू कश्मीर का मैप है। ठीक है, ये अभी जिस पे जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन जिस कश्मीर पे आपको देखने को मिलता है, ये वो जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा आप देखो, ये पूरा इलाका क्या है? पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसे कहा जाता है। इसमें प्रमुख रीजन आपको देखने को मिलेंगे, गिलगिट आपको देखने को मिलेगा, आपको बाल्टिस्तान आपको देखने को मिलता है। अब देखो पाकिस्तान कितना धूर्त देश है, इससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने 1962 1963 में क्या किया था। इस इलीगली ऑक्यूपेशन की जो टेरिटरी है उसका ये हिस्सा जिसे कहा जाता है शख्सगाम वैली, जिसे क्या कहता है? शख्सगाम वैली जिसे कहा जाता है, इसको किसको गिफ्ट कर दिया? चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब आप बताइए, एक ऐसा हिस्सा जिसपे आपने खुद ने इलीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है, उसमें से एक छोटा टुकड़ा आप किसको दे रहे हो? गिफ्ट कर रहे हो, चाइना को गिफ्ट कर रहे हो। क्यों किया गया होगा? पाकिस्तान ने जानता था कि भारत जब चाहे, भारत के पास इतनी सैन्य शक्ति है कि जब चाहे भारत ये इलाका जिसे पीओके, जिस पे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है, इसको क्या कर सकता है? वो ले सकता है। तो एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना जरूरी था। तो पाकिस्तान ने क्या किया? ये इलाका चाइना को दे दिया। अब जब भी बात होती है पीओके में, तो एक थर्ड पार्टी अपने आप के रोल में आ जाती है जिसका नाम है चाइना। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है जिसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो ये है आपकी जो LAC जिसे कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए पीओके जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा इलाका है? तो ये वाला जो इलाका है ये क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसे कहा जाता है। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, विरोध की मांगे और भारत के लिए निहितार्थ हम ये भी जानेंगे कि जब बात होती है कि यार पीओके में क्या हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या भारत के लिए अच्छी बात है या नहीं? क्योंकि अक्सर हम ये मान लेते हैं कि
पीओके में जब भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब वो किसके बेनिफिट्स में है? भारत के बेनिफिट में। हम ये भी मांगेंगे कि पीओके के जो नागरिक जो डिमांड कर रहे हैं, क्या उनमें एक ये भी डिमांड है लिखित रूप में कि पीओके वाला जो इलाका है, जो भारत का इलाका है, क्या वहां के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भारत के साथ विलय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या भारत सरकार को उस इलाके पे अब कब्जा कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके अलावा हम क्या जानेंगे कि विरोध के कारण क्या हैं। विरोध के कारण पीओके में जो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आवामी एक्शन कमेटी की जो 38 सूत्रीय मांगे हैं ये क्या है। साथ ही साथ ये कौन कौन सी मांगे हैं जो ये आवामी एक्शन कमेटी मांग कर रही है। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर बनाम पीओके में विकास में अंतर। वो इलाका कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है जिसका भारत, और वो इलाका कश्मीर का जो भारत का था लेकिन जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? पाकिस्तान का। उन दोनों में क्या अंतर, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का जो बयान आया कि और उस पे विश्लेषण करेंगे कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये खुद चाहेगा वहाँ के लोग कि हम किसके साथ मिल जाएं, भारत के साथ मिल जाएं। ये जो बयान था और उसके बाद ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसका क्या मतलब है। साथ ही साथ क्या वाकई में पीओके के अंदर ऐसे हालात बन रहे हैं कि वे आने वाले समय में खुद ये कहने लगेगा कि वह भारत के लोग हैं, वह भारत हैं। ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे विश्लेषण को। सबसे पहले देखते हैं पीओके का विहंगम दृश्य। और जो पीओके है वहाँ पे एलएसी जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तविक स्थिति आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है इसको जानते हैं। सबसे पहले पीओके भारत का वह हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप में अपने कब्जे में लिया हुआ है। भाई जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या किया गया, पाकिस्तान ने जो कबीलों जो लोग थे उनके साथ मिलकर अपनी सेना के लोगों को भेजा और कहाँ पे अटैक करवाया। ये वो समय था जब हरि सिंह जी को विलय पत्र पे साइन करने थे कि कौन से देश के साथ मिलना चाहते हैं। हरि सिंह जी चाहते थे कि भारत के साथ मिलें, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि कश्मीर किसके पास चला जाए, भारत के पास चला जाए। तो उन्होंने क्या किया, जब कश्मीर पे विलय हस्ताक्षर जब हो रहे थे, जब हरि सिंह जी विलय हस्ताक्षर कर रहे थे, तो कबीलियाई लोगों ने, और कबीलियाओं के भेष में कौन थे, वो पाकिस्तान के सेना के लोग थे। उन्होंने किस पे अटैक कर दिया, भारत पे अटैक कर दिया। और भारत के ये हिस्सा जो कश्मीर का कुछ हिस्सा उस पे इलीगली ऑक्यूपेशन कर दिया। उसके बाद यूएन में चला जाता है मामला और यूएन सीज फायर घोषित कर देता है। और उसके बाद एक सीमा रेखा बनती है जिसे क्या कहा जाता है, LAC कहा जाता है, सॉरी LOC जिसे कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC कौन सी है, चाइना वाली है। नियंत्रण रेखा LOC ये वह वास्तविक सीमा है जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आज भी तैनात हैं। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा कहां पे मिलेंगी आपको, LOC पे मिलेंगी। और LAC की बात करें, भारत और चीन के बीच की रेखा है। दो हिस्से पाकिस्तान, पीओके को पाकिस्तान ने दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है। अब ये इलाका तो भारत का, लेकिन इस पे इलीगली ऑक्यूपेशन किसका मिलेगा, पाकिस्तान का मिलेगा। तो पाकिस्तान ने इस इलाके को कितने भागों में विभाजित कर दिया, दो भागों में। वो लोग इसे क्या कहते हैं, एक को कहते हैं आजाद कश्मीर और दूसरे को कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो मुजफ्फराबाद वाला इलाका है वो कौन सा इलाका है, आज़ाद कश्मीर है। और गिलगिट बाल्टिस्तान उत्तर में स्थित जो रणनीतिक और राजनीतिक जो क्षेत्र है वो है गिलगिट बाल्टिस्तान। ये है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन और ये है पूरा आपका आज़ाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर। ठीक है, अब समझते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर क्या है। गिलगिट बाल्टिस्तान रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना का जो CPEC कॉरिडोर है वो कहां से गुजरता है, इस गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से गुजरता है। तो याद रखना, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कहां से गुजरता है, POK से गुजरता है। तो जब CPEC की बात होती है तो भारत इसका कड़ा विरोध करता है। क्यों करता होगा, क्योंकि भारत का इलाका है और चाइना ये जो प्रोजेक्ट बना रहे भारत की अनुमति के बिना बना रहा है। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो केवल नाम के लिए, भाई ये वहाँ के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ पे इलीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है और
पाकिस्तान क्या सेना के नियंत्रण में, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार तो कैसी है, डमी है। अब लोगों को ये महसूस कराने के लिए नहीं आप लोग कैसे हो, आप आज़ाद हो, यू आर इंडिपेंडेंट सिटीजन, तो नाम केवल क्या रख दिया इसका, आज़ाद कश्मीर रख दिया है। और केवल शो पीस के रूप में नाम कैसा रख दिया इनका, स्वतंत्र रख दिया है, जिसका उद्देश्य दुनिया को गुमराह करना है। पाकिस्तान की हमेशा ये नीति रही है कि क्या करा जाए, दुनिया को गुमराह किया जाए। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान इस तरीके से बावला हो गया था कि सबसे पहले ये कोशिश की गई कि हम क्या फैलाएं, दुष्प्रचार फैलाएं, झूठ बोलना शुरू करें, कभी 7-0, कभी 6-0, कभी 5-0, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो भारत के जैसे इंडियन एयर चीफ जो मार्शल है, उन्होंने बात भी कही कि एक भी इमेज आज तक पाकिस्तान ने नहीं दिखाई है कि भारत का एक भी प्लेन उन्होंने गिराया हो या भारत पे एक भी मिसाइल आके उनकी गिरी हो, जबकि भारत ने पूरे प्रूफ के साथ ये बताया कि कितने फाइटर प्लेन गिराए हैं। और अब तो ये बात भी कंफर्म हो गई है कि जो एफ सीरीज का प्लेन है जो पाकिस्तान के पास है, उसको भी भारत ने गिराया, और कितने गिराए, 6 प्लेन गिराए हैं। तो ये बात भी अब छुपी नहीं है, तो अब गुमराह नहीं कर सकता। एशिया कप में भी देखा होगा, अगर एशिया कप का लाइव मैच नहीं होता तो ये भी हो सकता था कि पाकिस्तान क्या कहते हैं कि हम लोग उस मैच में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आपको पता होगा हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच में जो मैच हुआ, उसमें भी भारत की महिलाओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और क्रिकेट के इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान को हर बार की ऐसे क्या मिली, हार मिली। ठीक है, आगे चलते हैं। सामरिक गलती शख्सगाम घाटी, तो जिस घाटी की अभी अपन लोग बात कर रहे थे कि 1962-63 के उस समय में पाकिस्तान ने वो इलीगल ऑक्यूपेशन के इलाके का एक हिस्सा किसे दे दिया था, चीन को दे दिया था। लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को चीन को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। अब भारत के लिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, पाकिस्तान का यह दाव भारत के लिए एक साथ दो देशों, अब पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर पीओके को वापस इंडिया लेने की कोशिश करेगा या एडमिनिस्ट्रेशन फिर से भारत अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, अब चूंकि शख्सगाम वैली चीन का हिस्सा है, चीन को गिफ्ट कर दिया है, तो अब भारत को दो देशों के साथ उलझना पड़ेगा, पहले पाकिस्तान के साथ और दूसरा चाइना के साथ। ठीक है, विरोध प्रदर्शनों का केंद्र क्या रहा है और तीव्रता क्या है, इसको समझते हैं। तो विरोध का केंद्र क्या है, मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद फेमस क्यों है, आपने बहुत बार जब भी न्यूज़ पढ़ोगे तो मुजफ्फराबाद का नाम अक्सर आपने सुना होगा। ये आतंकियों के कैंप के लिए फेमस इलाका है। भारत में आतंकी जो भी आते हैं उनमें से बहुत सारे जो आतंकी हैं और आतंकियों के आका आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इस मुजफ्फराबाद के इलाके में देखने को मिलते हैं। यह लश्कर ए तैयबा जैसे समूह का हेड ब्रांच माना जाता है, कहाँ पे, मुजफ्फराबाद में। तो मुंबई पे जो अटैक हुआ था, मुंबई के अटैक में आपको पता है लश्कर ए तैयबा इंपॉर्टेंट भूमिका थी इसका जो आपको हेड ऑफिस देखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा, मुजफ्फराबाद में आपको देखने को मिलता है। इस प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रोटेस्ट का नेतृत्व एक कमेटी है वहां पे, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है आवामी एक्शन कमेटी AAC के नेतृत्व में सोमवार 29 सितंबर से प्रदर्शन जारी है। कब से, 29 सितंबर से, करीब एक सप्ताह हो गया और लगातार ये प्रदर्शन कैसे होते जा रहे हैं, उग्र होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी जो सेना है वो यहाँ पे उतारनी पड़ गई है। प्रदर्शन बड़े उग्र हैं जिसमें सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं, हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं, कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर आ रही है। पाकिस्तान जहां पे ह्यूमन राइट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो इलाका, जो पीओ के जो इलाका है, यहां पे पाकिस्तान प्रेस को अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर भारत में ही होता तो जितने भी यूरोपियन देश हैं, अमेरिकी हैं, बार बार चिल्लाते हैं, लेकिन इस बात पे वहाँ पे एक भी चूंकि आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान कैसे इस इलाके में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलियां चलाने की खबर है। आप सोचो, प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन में जो सेना है, सेना के जवान क्या कर रहे हैं, वहाँ पे गोलियां चला रहे हैं। इसी बात से पता लग जाता है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स कितने हैं और किस तरीके से पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे क्या हैं, इन्होंने AAC ने प्रमुख रूप से अपनी 38 मांगे रखी हैं और 38 मांगों में क्या क्या है देखो। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, इसके लिए उन्होंने 38 सूत्रीय मांगों का एक लेटर तैयार किया और उसमें कितनी मांगे लिखी हुई हैं, 38 मांगे लिखी गई हैं। सबसे पहला बिजली संकट, बिजली का बिल कम करने की मांग। अब आप सोचिए कि एक ऐसा इलाका, जम्मू एंड कश्मीर का एक ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत सारे हिमनद हैं, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट
इतने सारे बनाए जा सकते हैं, वहां पे लोग क्या मांग कर रहे हैं? बिजली के बिल की कमी की मांग कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, सस्ते आटे और गेहूं पर सब्सिडी बहाल करने की मांग। आज 21वीं आज हम लोग हैं 2025 और जल्दी 2026 में हम लोग पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपेशन जिस इलाके में क्या हुआ है, वहां के लोग आज भी बेचारे क्या मांग कर रहे हैं कि उन्हें आटा कैसा मिले, सस्ता मिलना चाहिए, और गेहूं पर क्या मिलनी चाहिए? सब्सिडी मिलनी चाहिए। इसका मतलब जो खाद्य सुरक्षा जो भारत ने कितने समय पहले अचीव कर ली थी, आज भी पाकिस्तान के पास वो बेसिक खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी नहीं है। रोजगार और शिक्षा, नौकरियों में कोटा और शिक्षा को मुफ्त करने की मांग। उनको समझ में आ रहा है कि भाई भारत में जब 370 हटा दिया गया, उसके बाद राइट टू एजुकेशन जैसी कोई चीज आई, और अब भारत में जिस कश्मीर पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ है, वहां के लोग आसानी से पढ़ पा रहे हैं और उनकी शिक्षा कैसी है? मुफ्त है। तो बिल्कुल वैसी मांग कहां पे आपको देखने को मिलेगी? इस पीओके वाले इलाके में देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार, बुनियादी ढांचे में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग। पाकिस्तान से और ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हम लोग। पाकिस्तान जैसा देश जो भ्रष्टाचार पे पनपा है, भ्रष्टाचार के सहारे से वो इतना आगे तक पहुंचा है। चाहे बात करें सरकार की, चाहे बात करें आर्मी की, वहां पे हर कोई आपको कैसा देखने को मिलेगा? भ्रष्ट देखने को मिलेगा। तो लोग वहां पे मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो बुनियादी ढांचे में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको तो क्या करा जाए? समाप्त किया जाए। सबसे बड़ा विवाद कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। अब पीओके में पाकिस्तान इलेक्शन करवाता है। पाकिस्तान ने विधानसभा की कुछ सीटें अलॉट की गई हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पे जो यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता, यहाँ पे मुख्यमंत्री अपॉइंट किया, प्रधानमंत्री अपॉइंट किया हुआ है किसने? पाकिस्तान ने। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, वो सब तो बहुत खराब है, लेकिन हमारी एटलीस्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। प्रमुख मांग ये है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो आज़ाद कश्मीर असेंबली, यहाँ कुल कितनी सीटें हैं? 53 सीटें हैं। कितनी? 53 सीट्स हैं। अब इन 53 सीट्स में से जो 12 सीटें हैं ये आरक्षित हैं। कैसी हैं? आरक्षित है। और किन लोगों को आरक्षित है? कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित है, जो 1947 के बाद पीओके छोड़कर पाकिस्तान में कहीं और बस गए। तो ये उन लोगों के लिए आरक्षित कर रही है भाई पाकिस्तान सरकार ने। कश्मीर के वो लोग जो कहाँ चले गए? पाकिस्तान के और इलाके में चले गए। कितनी सीट रिजर्व कर दी? 12 सीट रिजर्व कर दी हैं। अब होता क्या है कि ये 12 सीट रिजर्व के नाम पे पाकिस्तान सरकार अपने जो लोग हैं, अपने जो चुनिंदा लोग हैं पाकिस्तान सरकार के, पाकिस्तान आर्मी के, वो लोग इन 12 सीटों पे क्या रखते हैं? अपना कब्जा रखते हैं। तो 53 में से 12 चलेगी, कितनी सीटें बची? केवल 41 सीटें चली। अब वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है एएसी, और स्थानीय लोगों का मानना है कि इन 12 सीटों पर पाकिस्तान सरकार अपनी मर्जी से अपने आदमियों को बैठा देती है। पाकिस्तान आर्मी अपने मर्जी से अपने आदमियों को यहाँ पे बैठा देती है, जिसके चलते असेंबली में स्थानीय लोगों के विषयों को सही ढंग से उठाया नहीं जाता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। हालांकि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कितनी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन वहां के लोग ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट ये जो रिजर्वेशन नाम से अपने जो रिजर्व सीट्स रखी हुई हैं इनको तो हटाओ, ताकि इन 53 सीटों पे हमारा प्रॉपर क्या हो? रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये प्रमुख मांग है कि पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा बढ़ना चाहिए। बिजली का विवाद और मंगला डैम तथा क्षेत्रीय अन्याय। मंगला डैम की अगर अपन बात करें तो झेलम नदी पर बना हुआ डैम है, जो कहां पर है? पीओके में स्थित है। पीओके में आप सोचो इतना बड़ा डैम है और पीओके के लोगों को ही बिजली का बिल महंगा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान का, जहां पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग रहते हैं, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते हैं पंजाब वाले इलाके में, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कम दामों में प्रोवाइड करवा दी जाती है। इस बिजली का 80% उपभोग पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत करते हैं। देखो, दो प्रांतों के पास ज्यादा बिजली जा रही, कितनी? 80%। और जहां पे वो डैम है वहीं पे वो बिजली नहीं उपलब्ध कराई जा रही। इससे हुआ क्या कि पीओके के लोग जहां बिजली पैदा होती है उन्हें उपभोग करने के लिए बिजली बहुत ही महंगी दरों में क्या करनी है? खरीदनी पड़ रही है। इससे उन लोगों ने कहा है कि क्या हो रहा है? क्षेत्रीय अन्याय हो रहा है। और इस क्षेत्रीय अन्याय को ही देखते हुए क्या हो रहा है? वहां पे जो प्रदर्शन है काफी उग्र होते जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इतिहास क्या है। 1947 का विलय संकट। पीओके का पूरा क्षेत्र पहले महाराजा हरि सिंह के अधीन जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। किसके अधीन आता था? हरि सिंह जी के अधीन यह आता था। 1947 में भारत के आजाद होने पर
महाराजा हरि सिंह ने रियासत के विलय पर निर्णय लेने में समय लगा रहे थे। भाई आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 पे जैसे बात करें हैदराबाद की, जूनागढ़ की और जम्मू कश्मीर की, ये भारत का हिस्सा नहीं थे। तो उसी समय हरि सिंह जी भी क्या कोशिश कर रहे थे कि शायद हम लोग इंडिपेंडेंट रह जाएं या भारत के साथ विलय करें या ना करें, इस चीज़ पे मंथा चल रही थी। और उधर से पाकिस्तान का जो जिन्ना है वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाका बड़ा ही कैसा है, बहुत ही फर्टाइल इलाका है, चाहे हम बात करें टूरिज्म की दृष्टि से, चाहे बात करें एग्रीकल्चर की दृष्टि से, चाहे बात करें हिमनदों की दृष्टि से, तो काफ़ी अच्छा ये इलाका है। तो वो लोग चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर और हरि सिंह जी कहाँ चले जाएं, पाकिस्तान में विलय हो जाएं। इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी सेना को कबीलों के भेष में इस क्षेत्र में हमला करने के लिए भेज दिया। और उसके बाद हरि सिंह जी ने किससे मदद मांगी? भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि भाई चूंकि आप हमारा हिस्सा नहीं हो और भारत की सेना किसी और देश के लिए तो नहीं लड़ सकती, तो पहले आपको किसका हिस्सा बनना पड़ेगा? भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा। ठीक है। भारत का रुख पाकिस्तान के आक्रमण के बाद हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। तो भारत की सेना ने इनको पीछे धकेलने की कोशिश करी और श्रीनगर से काफी पीछे इनको धकेल दिया। लेकिन जब ये धकेला जा रहा था, इसी समय क्या हुआ, भारत कहां चला गया? यूएन में चला गया और शांति प्रस्ताव ले जाने के बाद युद्ध विराम लग गया, सीज फायर यहाँ पे हो गया और एक अस्थायी नियंत्रण रेखा जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के रूप में स्थापित हुई। तो आज जो भारत पाकिस्तान की सेना जहाँ पे खड़ी हुई है वो कौन सा इलाका है? LOC इलाका है, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये कैसा है? ये अस्थायी सीमा है। और ये बात बार बार भारत में ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर में जब ऑपरेशन सिंदूर अपनी चरम सीमा पे था तो सब लोगों को यही लग रहा था कि POK पे, जहाँ पे पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया हुआ है, वो अब कहाँ पे आ जाएगा, उस पर भी आपको तिरंगा देखने को मिलेगा। ये क्षेत्र से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, लेकिन भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता नहीं है। ये भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। और कुछ ही दिनों में आप पाओगे कि POK में आपको तिरंगा झंडा है वो देखने को मिलेगा। गिलगिट बाल्टिस्तान की स्थिति अगर अपन देखें, GB की क्या स्थिति है, गिलगिट बाल्टिस्तान से क्या गुजरता है? CPEC गुजरता है। गिलगिट बाल्टिस्तान POK की तरह आज़ाद कश्मीर का दिखावटी दर्जा भी नहीं दिया गया है। ये सीधे पाकिस्तान के संघीय प्रशासित क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे तो आज़ाद कश्मीर को क्या दिया हुआ है? प्रधानमंत्री दिया हुआ है और नाम में आज़ाद है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान को वो दर्जा भी नहीं मिला हुआ है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी लंबे समय से संवैधानिक प्रतिनिधित्व और बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो वो इलाका जो चाहे आज़ाद कश्मीर कह लो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान उसको कह लो, POK वाला जो इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान ने मानव अधिकारों को क्या कर रखा है? एकदम समाप्त कर रखा है वहाँ की सरकार ने और वहाँ की सेना ने। और वहाँ के लोग केवल बुनियादी ढांचे की क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। और जब ये मांग की जाती है तो पाकिस्तान की सेना उन पे क्या चला देती है? गोली चला देती है। और यहाँ पे तो चीन का भी एक एंगल आ जाता है। क्यों? क्योंकि CPEC जो कॉरिडोर है वो कहाँ से होकर गुजरता है? GB इलाके से होकर गुजरता है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इलाके से होकर गुजरता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे भारत का जो कश्मीर है वो अलग है हमारे दूसरे कश्मीर पे जिस पे पाकिस्तान ने ऑक्यूपेशन इलीगली किया हुआ है। अगर बात करें साक्षरता दर की, तो भारत की साक्षरता दर आपको देखने को मिलेगी, भारत के कश्मीर की वो 77.3% है। और POK की जो साक्षरता दर है, जो वहां की सरकार बता रही है, वहां की सरकार आंकड़े बताने में, या मैंने सही कहा कि आंकड़े बनाने में कितनी माहिर है वो आपको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय में वो सच सब आपके सामने था। तो वहां की जो सरकार है उन्होंने ये आंकड़ा बताया कितना है? 72% है। अगर बात करें उच्च शिक्षण संस्थानों में, जैसे IIM की बात करें, NIT की बात करें, IITs की बात करें, ऐसे अच्छे कॉलेज भारत के कश्मीर में कितने देखने को मिलेंगे? 30 से अधिक आपको देखने को मिलेंगे। और POK की बात करें, वहां पे कितने विश्वविद्यालय? केवल 6 विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलते हैं। भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता और निवेश के कारण शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा है। NIT श्रीनगर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। बुनियादी ढांचे और शिक्षण संस्थानों की यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलेगी। कौन से इलाके में? POK के इलाके में। तो शिक्षा की दृष्टि से आपने देखा कि POK में पाकिस्तान सरकार ने कि कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया की हुई हैं। अगर बात करें अर्थव्यवस्था के मामले में, तो POK की तुलना में लगभग 1,25,000 रुपया अधिक आपको देखने को मिलती। क्या? प्रति व्यक्ति आय आपको कितनी देखने को मिलेगी? POK के मुकाबले 1,25,000
25,000 रुपए ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पे काफ़ी कितनी कम हो जाएगी, आप समझ के 1.25 लाख रुपए यहाँ पे कम आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें कश्मीर की, कश्मीर की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से टूरिज्म की अर्थव्यवस्था, और अब लगातार हम उस वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपको पता होगा हम खोज कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट खनिजों के बारे में, यूरेनियम की बात आपको पता होगी। हालांकि उस पर अभी काम शुरू नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि ये जो इलाका है कैसा है, डिस्टर्ब इलाका है, शायद यहाँ पे कभी भी क्या हो सकता है, हमला हो सकता है। दूसरी चीज़ वो जो इकोसिस्टम है काफ़ी फ्रेजाइल है, तो इसके लिए अभी वो काम वहाँ पे शुरू नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और बुनियादी सुविधाएं ना होने के कारण अच्छे रोड हैं, होटल हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म नहीं हो पाता। कहाँ पे? पीओके में। गरीबी दर अगर देखा जाए तो करीब 12.5% आपको देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए पीओके की, तो यहाँ पे आपको करीब 38% क्या देखने को मिलेगी, गरीबी की दर आपको देखने को मिलेगी। बेरोजगारी दर भी यहाँ पे 12.5% है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अधिक आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे? पीओके में। अब बात करें बुनियादी ढांचे की, तो कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास ऑल वेदर रोड हमने बना लिया। आपने देखा होगा लगातार टनल्स बनाई जा रही हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। इतना ऊंचा आर्क ब्रिज हमारा बनके तैयार हो चुका है। बेहतर पुल और रेलवे का विस्तार, जैसे उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक यहाँ पे बन चुके हैं। पीओके में वहीं पे आप देखोगे कोई भी ना सड़क, ना पुल, और बुनियादी ढांचे का कैसे क्या मिलेगा, आपको काफी अभाव देखने को मिलता है। तो ये लोग देख पा रहे हैं कि कैसे 2019 के बाद प्रमुख रूप से कश्मीर में किस तरीके से विकास पहुंचा है, और ये बात बर्दाश्त भी नहीं हो पाती पाकिस्तान की सेना को। तो पहलगाम जैसा हमला करवा दिया, लेकिन पहलगाम हमले के बाद हम भारतीय लोगों ने बताया कि हम लोग इस हमले से डरने की तो बहुत दूर की बात है, इस हमले से हम लोग एकजुट होकर फिर से कश्मीर का विकास जिस रफ्तार से हो रहा था उससे बहुत तेजी से हम कश्मीर का क्या करेंगे, और जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो करेंगे। अगर बात करें बिजली की, तो ऊर्जा में निरंतर निवेश हालांकि चुनौतियां बनी हुई है। बिल्कुल ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर हमारे इलाके में बात करें तो ऊर्जा के लिए काफ़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े डैम बनाना, उनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी लगातार क्या किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान लाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय अन्याय के कारण बिजली का काफ़ी उच्च बिल आपको पीओके में देखने को मिलता है। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के तहत बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छ जल की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित है। हर घर जल योजना के बारे में आपको पता होगा, हमारे पीएससी क्लिनिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जबकि पीओके में आप देखोगे तो भ्रष्टाचार और बुनियादी सुविधाएं के लोगों में जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा कि बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, भारत के लिए विरोध प्रदर्शनों के निहितार्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता में कमी। अब ये लोग मान चुके हैं कि पाकिस्तान हम पे इलीगली ऑक्यूपाई तो क्या हुआ है, और वहाँ के कुछ लोग जब पाकिस्तान के सपोर्ट में आते थे, तो अब ये लोग मान चुके हैं कि चाहे बात करें आज़ाद कश्मीर की, चाहे बात करें गिलगिट बाल्टिस्तान की, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना और सरकार यहाँ पे किस तरीके का काम कर रही है। वहीं पे दूसरी ओर जो भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है, तो यहाँ पे ये लोग जो पाकिस्तान की जो विश्वसनीयता है उसमें लगातार यहाँ पे क्या आ रही है, कमी आ रही है। यह पाकिस्तान की मानवाधिकार हनन की समस्या को उजागर करता है पूरे विश्व के सामने। साथ ही साथ सैन्य हस्तक्षेप में समर्थन मिलेगा। जब भी भारत कल को चाहता है कि हम लोग पाकिस्तान में जाके जो हमारा इलाका है, जो इंडिया का इलाका है जिस पे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है, उसको पाकिस्तान से फ्री करवाते हैं, पाकिस्तान से लिबरेट करवाते हैं, तो वो इलाका हम क्या करवा सकते हैं, लिबरेट करवा सकते हैं। और वहाँ के लोग भी अब इस चीज को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के लिए निहितार्थ और क्या है, रक्षा मंत्री जी का बयान ये था कि एक दिन पीओके खुद ही कहेगा कि मैं भारत हूं। और इसका अगर अपन विश्लेषण करें तो पीओके में हो रहा है ये विरोध प्रदर्शन, यहाँ के लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, और भारत के दावे को कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों रूप से क्या मिल रहा है, यहाँ पे बल मिल रहा है, समर्थन यहाँ पे लोगों का मिल रहा है। साथ ही साथ भारत अब अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी मंच हैं वहां पे इन विरोध प्रदर्शनों का उपयोग करके क्या कर सकता है, जो पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो सबके सामने ला सकता है कि पाकिस्तान जो पिछले कई सालों से ये राग अलाप करते आ रहा है कि भारत क्या करता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अब हम लोग बता सकते हैं कि भारत ना केवल
वसुदेव कुटुंबकम की भावना पर विश्वास करता है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना में विश्वास करते हैं। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात है, ये यहाँ से नहीं बल्कि इसकी गंगा कहाँ से बहती है, पाकिस्तान से बहती है। और पाकिस्तान न केवल खुद के नागरिकों पर बल्कि हमारे नागरिकों पर भी, चाहे पहलगाम की बात हो चाहे पीओके की बात करो, क्या कर रहा है, लगातार उन राइट्स का वायलेशन करवा रहा है। भारत के संदर्भ में या मैं बात करूं पीओके के भविष्य को हमें कैसे देखना चाहिए, तो पीओके का भविष्य क्या हो सकता है। भारत की मंशा है कि भारत का आधिकारिक रुख है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और भारत इसे वापस लेकर रहेगा। चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बात सुने हम लोग, चाहे हमारे हाल ही में रक्षा मंत्री की बात करें, तो सबका रुख साफ साफ है कि पीओके हमारा इलाका है और इस पे इलीगली जो ऑक्यूपेशन है हम जल्दी इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब इस पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो सैन्य कार्रवाई हो या आंतरिक दबाव हो। ये विरोध प्रदर्शन इतने उग्र हो जाए कि पाकिस्तान के की सरकार और पाकिस्तान की सेना खुद ही उनके सामने क्या कर दे, सरेंडर कर दे कि ये ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे, हमारा जो इलीगल ऑक्यूपेशन है हम उसे वापस ले लेते हैं, यहाँ के लोग किसके साथ आ जाएं, कश्मीर के साथ आ जाएं। या दूसरा हम कर सकते हैं सैन्य कार्रवाई, और सैन्य कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी दुनिया ने भारत की जो काबिलियत है वो देख ली है। पीओके के वर्तमान हालात ये दर्शाते हैं कि स्थानीय जनता पाकिस्तान के नियंत्रण से तंग आ चुकी है और विकास और अधिकारों की मांग कर रही है। यह स्थिति भारत के दीर्घकालिक हितों के अनुकूल है और न केवल भारत के बल्कि पीओके के लोगों के भी जो अधिकार हैं उनमें अगर आप दीर्घकालिक की अगर अपन बात करें तो उनके भी बिल्कुल अनुकूल हैं कि वहां पे भी क्या आ जाए, वहां पे भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच जाए, इंडिया के कंट्रोल में वो इलाका आ जाए। तो एक एनालिसिस था जिसमें मैंने आपको बताया कि पीओके में क्या क्या विरोध हो रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किस तरीके से ये जो शब्द है पीओके ये पूरी दुनिया से हटना चाहिए और भारत का जो कश्मीर है केवल कश्मीर नाम एक जगह होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर एक नाम होना चाहिए और पूरे जम्मू कश्मीर में केवल कौन सा झंडा होना चाहिए, तिरंगा झंडा होना चाहिए और वहां का हर एक व्यक्ति उसको मूल सुविधाओं के साथ साथ बुनियादी ढांचे और मूल अधिकार उन्हें प्राप्त होने चाहिए। तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।